भारत के गौरवशाली इतिहास में कई ऐसी महान वीरांगनाओं के नाम दर्ज है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसी साहसी वीरांगनाओं से जुड़ी सम्मान, साहस और देशभक्ति की कहानियाँ आज भी हमारी आंखों को नम करती हैं। आज का दिवस भारत के इतिहास में बड़ा ही गौरवशाली दिवस है। आज के दिन 18 जून को देश की एक महान वीरांगना का बलिदान दिवस है। एक ऐसा नाम जिनका नाम लेते ही हमारा रोम रोम गौरवान्वित हो उठता है। एक ऐसा नाम जो कि भारत के बच्चे बच्चे की जुबां पर है। वह वीरांगना जिनको भारतवर्ष के साथ साथ संपूर्ण दुनिया जिनके पराक्रम से परिचित है, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान भारतवर्ष को आज़ाद कराने का एक बड़ा महासंग्राम लड़ा है। हम उनसे सभी परिचित हैं। आज उनके बलिदान दिवस पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने हेतु आज हमारे मध्य उपस्थित हैं विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री मान्यवर श्री निखिलेश जी माहेश्वरी। आदरणीय भाई साहब के माध्यम से हम रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य जीवन को जानेंगे, समझेंगे। मैंने उनको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उनको गोली जैसे चलते देखा। मैं सीधे ही मान्यवर संगठन मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आदरणीय संगठन मंत्री जी। सभी बंधुओं को नमस्कार, मातृशक्ति को नमस्कार। हम सब लोगों को पता है कि अपने देश का जो इतिहास रहा है एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और उसी स्वर्णिम इतिहास के एक पृष्ठ उस वीरांगना जिसको हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, उनके विषय में मैं कुछ बातें आप सब लोगों के सामने रख रहा हूँ। अपने देश के इतिहास के बारे में अगर कहा जाए तो किसी ने सही कहा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के माथे पर रोलिसा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नति रात में कहाँ है। दीप बुझे पश्चिम गगन का, छाया व्याप्त अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती तम का हिंदुस्तान हमारा। साथियों, अपना जो देश है ये देश बलिदानियों का है, अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण करने वाले लोगों का अपना देश है। इस प्रकार का हजारों हजार लाखों लाख बलिदानियों का इतिहास अपने देश के अंदर है। और ये जो इतिहास है इसमें केवल पुरुषों का ही योगदान नहीं है। इस देश के इतिहास में इस देश के लिए जीने वाले, इस देश के लिए मरने वाले, इस देश को खड़ा करने वाले, यहाँ की संस्कृति सभ्यता को विकसित करने वाले पुरुषों के साथ साथ उसमें महिलाओं का भी योगदान है। कौन महिलाएं? हर जाति वर्ग की महिलाओं का इस देश के लिए योगदान है। हमारे यहाँ अगर देखें तो अगर सती है, सीता है, सावित्री है, अनसुईया है, गंडकी है, गार्गी है, मीरा है, इन सब का बलिदान अगर देखें तो बलिदान नहीं, इन्होंने धर्म, संस्कृति और एक जो है जीवन आचरण जीकर जो है सामने जो एक आदर्श रखा है, उसके कारण उनका जो है हम सम्मान के साथ, आदर भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करते हैं। अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो हमारे यहाँ बलिदान की भी एक परंपरा है। अगर उस बलिदान की परंपरा में देखें तो रानी पद्मिनी, रानी हाड़ी, रानी जो है चेन्नम्मा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम जो है श्रद्धा से लेते हैं, जिन्होंने संगठन किया, जिन्होंने लोगों को एकत्रित किया। ऐसी अनेक वीरांगनाएं, चाहे उन्होंने अपने सतीत्व से, चाहे अपनी न्यायप्रियता से, चाहे वो झांसी की रानी के साथ साथ अगर हम देखें तो चाहे अहिल्याबाई हो, चाहे अगर हम देखें तो जीजा माता हो, इन्होंने अपना एक आदर्श स्थापित किया है।
और ये भारत का जो इतिहास है, ऐसी नारी शक्ति, ऐसी विदुषी महिलाओं से अपना देश का इतिहास भरा पड़ा है। और ऐसे ही उस भरे हुए इतिहास में से एक पुष्प को मैं चयन करके आप सब लोगों को उनसे कुछ उनके जीवन की कुछ प्रसंग, उन जीवन की कुछ घटनाओं को मैं उनके आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इतिहास में अगर नारी शक्ति के नेतृत्व, कुशल नेतृत्व को देखा जाए, अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 का युद्ध जो जन जन को खड़ा कर देने वाला था, रोटी और कमल से, गांव गांव के अंदर जिसने एक अग्नि, एक ज्वाला, एक क्रांति की जो है मशाल खड़ी की, ऐसी रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बचपन में हमने जो है विद्यालय के अंदर कई बार पढ़ा है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुगती ताली थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, और गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुनारी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसको हमने जो है केवल वीरांगना नहीं कहा, हमने उसको मर्दानी कहा, उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप सोचो, उस झांसी की रानी का जन्म जो है काशी के अंदर 19 नवंबर 1835 के अंदर होता है। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार जो है, जिसके कहते स्वर्ण जो रहता है उसको जितना उबाला जाता है वो उतना चमकता है। शायद झांसी की रानी के जीवन के अंदर भी उसी प्रकार का था। 4 वर्ष की अल्पायु के अंदर उनकी मां का स्वर्गवास हो गया। पिता जो बाजीराव पेशवा द्वितीय के मुंशी थे, वो अपनी बेटी जिसका नाम मणिकर्णिका था और उसको सब प्रेम से मनु बोलते थे, वो मनु को अपने साथ लेकर विठूर में आ गए, जिसको ब्रह्मव्रत कहते हैं, वहाँ अपनी बेटी को लेके वो वहाँ पहुँच गए। आप सोचो, वहाँ पे जो है आज हम जिनको इतिहास में नाना पेशवा कहते हैं, बाजीराव द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, और वो पुत्र जो बाद में जाके नाना पेशवा बने, वो जो है झांसी की रानी मनु से थोड़े बड़े थे, लेकिन मनु की जो चंचलता, चपलता, उसकी जो है मनमोहकता, उसका जो है वार्तालाप, इससे वो इतने उनको भाया कि उन्होंने मनु को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया, और वो उसको छबीली कहने लगे। और इसलिए जो एक मुंशी की लड़की थी, वो मुंशी की लड़की एक राजकुमारी की तरह रहने लगी। लेकिन नाना पेशवा के साथ साथ उनका जो एक साथी था जिसका नाम तात्या, वो भी जो है मनु को अपनी बहन के समान ही प्रेम करता था। वो तात्या टोपे जो भविष्य में इतिहास में तात्या टोपे के नाम से, ऐसे नाना तात्या के साथ वो खेल खेल के बड़ी थी। केवल खेलना नहीं था, उसने घुड़सवारी सीखी, उसने जो है जो एक राजकुमारी को शस्त्र संचालन वो सीखा, शिकार खेलना सीखा, युद्ध की जो है काल्पनिक रचनाएं करना सीखी, व्यूह रचनाएं करना सीखी। ऐसे धीरे धीरे वो मनु जो है एक शस्त्र संचालन में पारंगत हो, कुशाग्र बुद्धि की थी, सबकी प्रिय थी, हटीली थी, और वो जो है सबका मन भाने वाली थी। और इसीलिए उसका जो मन भाने वाली थी, इसलिए एक सामान्य मुंशी की बेटी होकर भी वो झांसी के राजा गंगाधर राव उनको जो है भा गई, और उन्होंने उसके लिए विवाह प्रस्ताव भेजा। और हम देखते हैं कि उस गंगाधर राव से जो है उनका विवाह होता है। गंगाधर राव के से विवाह होने के बाद में जो मनु थी, 14 वर्ष की आयु की मनु और 60 वर्ष के गंगाधर राव, दोनों का विवाह होने के बाद वो मनु झांसी आ गई। और झांसी में आने के बाद उसको जो है एक नया नाम मिला, जिसका नाम है लक्ष्मीबाई। गंगाधर राव ने कहा, आज से आप लक्ष्मीबाई है। मनु ने कहा, मैं केवल लक्ष्मीबाई हूँ। तो कहा, नहीं नहीं, आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। और वो बन गई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई।
नेतृत्व कुशलता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। राजकाज के कामों में भी वो रुचि लेती थी, इसलिए वो गंगाधर राव के साथ साथ हर प्रकार के कार्यों में उनकी सहभागिता करने लगी। गंगाधर राव के जीवन में भी आनंद आ गया और इसलिए वो भी रानी को अपने साथ ही रखते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब व्यक्ति के जो है गुण निखरते हैं तो कैसे निखरते हैं। तो गंगाधर राव के एक चाचा थे, उनकी एक मुस्लिम वेश्या पत्नी थी, उनका एक लड़का था शमशेर बहादुर। जब राज्यसभा के अंदर उसने महाराज का सम्मान नहीं किया तो ये जो लक्ष्मीबाई थी, जो अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने कहा कि शमशेर बहादुर, तुमने जो है राज्यसभा का अपमान किया है और इसलिए तुमको दंड दिया जाता है, तुमको राज्य से निकाला दिया जाता है। उनके इस कठोर निर्णय की झांसी के अंदर प्रशंसा होने लगी। झांसी की रानी, और उसने जो है एक जो है उद्दंड को अच्छा दंड दिया और वो झांसी की रानी झांसी के लोगों के लिए बाईजी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। सब उनको प्रेम से बाईजी कहने लगे। धीरे धीरे हम देखते हैं कि लक्ष्मीबाई सारे षड्यंत्रों को समझती थी, भविष्य को जानती थी और इसलिए लक्ष्मीबाई वहाँ की महिलाओं से संपर्क करने लगी, वहाँ की महिलाओं को अपनी सहेलियाँ बनाने लगी, अपनी दोस्ती करने लगी और उन्होंने महल की कई परिचायिकाओं को सुंदर, मुंदर, जूही, झलकारी, काशीबाई, मोतीबाई नाम की सहेलियाँ जो है एकत्रित कर ली। और केवल एकत्रित ही नहीं की, उनको उन्होंने घुड़सवारी, शस्त्र संचालन सिखाना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से विश्व की पहली नारी शक्ति की सेना का निर्माण करने वाली कोई वीरांगना है तो भारत की रानी है, जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई। नेतृत्व खड़ा कर दिया, एक महिलाओं की सेना खड़ी कर दी ऐसी लक्ष्मीबाई। और उन्होंने सेना खड़ी करने के बाद उन्होंने गंगाधर राव के सामने प्रस्ताव किया, महाराज, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो सेना तैयार की है, मैंने जो अभ्यास किया है, मैं चाहती हूँ कि आप उसका प्रदर्शन देखें। गंगाधर राव ने स्वीकृति दी और रानी लक्ष्मीबाई ने जो सेना थी उसका प्रदर्शन हुआ। वहाँ के एक बगीचे के अंदर उन नारी शक्ति ने अपना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शस्त्र संचालन, घुड़सवारी, भाला फेंकना, सब प्रकार के प्रदर्शन हुए। उसमें लक्ष्मीबाई ने भी अपना स्वयं का भी प्रदर्शन करके दिखाया। प्रदर्शन के पश्चात गंगाधर राव ने लक्ष्मीबाई को कहा, लक्ष्मीबाई, आपके अंदर सरस्वती भी है और दुर्गा भी है, दोनों का समन्वय है। मैं अभी आपको देख रहा हूँ तो आप जो है मुझे सरस्वती के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन जब आप युद्ध संचालन कर रही थी तो साक्षात दुर्गा दिखाई दे रही थी। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि सती होने से अच्छा है नारी शत्रु से युद्ध भूमि में उनका दमन करते हुए अपने प्राणों उत्सर्ग करे। ऐसे रानी लक्ष्मीबाई के विचार थे। आगे जो है हम देखते हैं कि लक्ष्मीबाई यानी झांसी के अंदर खुशियों की लहर दौड़ गई। 1 वर्ष के पश्चात ही झांसी के अंदर जो है एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दामोदर रखा गया और झांसी पूरे उत्साह से 1852 के अंदर जो एक दुल्हन की तरह सज गई थी। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किसी को हुई तो गंगाधर राव को हुई। उनकी आयु 50 वर्ष की थी। उस आयु में उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था और वो एक निश्चिंत थे कि मुझे झांसी का उत्तराधिकारी मिल गया है और इसलिए बड़े आनंद में थे और अपने महल से वो जो है झांसी के सौंदर्य को निहार रहे थे। लेकिन सब जगह दीप प्रज्वलित थे, लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ पे कोई प्रकाश नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी। उन्होंने वहाँ उनके प्रधानमंत्री को कहा कि ये जो अंधेरा दिख रहा है ये इस गोरे के घर का अंधेरा है। जो वहाँ पे एक अंग्रेज प्रतिनिधि था मेजर मालकम, उसके घर पे अंधेरा क्यों दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज, शायद उस गोरे को झांसी की खुशियाँ पसंद नहीं, कल हमारी ओर से इस गोरे के घर को भी रोशन किया जाए।
और हम देखते हैं कि गंगाधर राव इतने आनंदित हो चुके थे कि वो पुनः ऐसे लग रहे थे जैसे वो जवान हो गए थे, राजकाज में रुचि लेने लगे थे, सब लोगों से मिलने जुलने लगे थे। लेकिन शायद झांसी की खुशियाँ ज़्यादा दिन देखने का उनको सौभाग्य नहीं मिला। 4 माह की अल्प आयु में ही गंगाधर राव के पुत्र दामोदर राव उनका जो है स्वर्गवास हो गया। लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव टूट चुके थे। गंगाधर राव की तो ऐसी स्थितियाँ हो गई थी कि उन्होंने राजकाज के सारे कामों से अपने आप को दूर कर लिया था और वो एकदम टूट गए थे। लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत तांबे ने लक्ष्मीबाई को कहा कि शायद तुम एक पुत्र को गोद ले लो जिससे शायद महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो सके। रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने गंगाधर राव के भाई के पुत्र आनंद राव को गोद ले लिया और गोद लेने के बाद उस गोद की रस्म, दत्तक पुत्र गोद लेने की रस्म के बाद उस बालक का नाम दामोदर रखा गया। लेकिन ये खुशी भी शायद उनको सहन नहीं हुई। गंगाधर राव का जो है इस खुशी में कोई शायद अधिक रुचि नहीं दिखी और इसलिए 21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के पूर्व उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बुलाकर कहा, उन्होंने कहा झांसी को संभाल कर रखना, झांसी तुम्हारी है। और वो इस शरीर को छोड़कर चले गए। अंग्रेज तो इसी बात का शायद इंतजार कर रहे थे। लॉर्ड डलहौजी ने जो है राज्य को हड़पने की जो नीति रखी थी, उस नीति के अंतर्गत झांसी राज्य को अंग्रेजी राज्य के अंदर मिला लिया गया, आदेश दे दिया गया उसका। लक्ष्मीबाई ने दरबार बुलाया और दरबार बुलाकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन रानी समझदार थी। रानी जानती थी कि वो अंग्रेज से आसानी से नहीं लड़ सकती और इसलिए रानी जो है अपने आप को उस हिसाब से तैयार करने लगी। वो अपनी नीति पे काम करने लगी और वो धीरे धीरे वहाँ से जब कहा गया कि आपको किला खाली करना है तो वो किला खाली करके झांसी के एक रानी भवन के अंदर रह के वहीं से राज्य काज का संचालन करने लगी, क्योंकि वो जनता के अंदर रानी जो है राज्य को पुनः प्राप्त करने की इच्छुक थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसके लिए इंग्लैंड के अंदर केस दायर किया। जॉन लेंग के माध्यम से, जो वकील थे, उनके माध्यम से इंग्लैंड के अंदर केस चला अंग्रेजी शासन के खिलाफ। कहा कि झांसी के उत्तराधिकारी दामोदर राव है, उनको स्वीकृति दी जाए। लेकिन अंग्रेज उसको स्वीकृति न देते हुए इसलिए वो केस वहाँ अदालत में हार गए। रानी लक्ष्मीबाई उससे निराश नहीं हुई। रानी लक्ष्मीबाई इंतजार कर रही थी, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक क्रांति की अलग जगाई जा रही थी और उसके लिए देश के अंदर संपर्क का काम कर रहे थे। तात्या टोपे ने आके रानी लक्ष्मीबाई को बता चुके थे कि पूरे देश में क्रांति का एक माहौल है। रोटी और कमल गांव गांव जा रहे थे। रानी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन 1857 में मेरठ की छावनी के अंदर मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने क्रांति का आगाज कर दिया। जल्दी आगाज करने के कारण लोगों को लगा क्रांति प्रारंभ हो गई और इस जो है मेरठ की छावनी की क्रांति पूरे देश में आग की तरह फैल गई। और रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपना दरबार बुलाया और दरबार बुलाकर उन्होंने कहा, आप लोगों को सुन लिया होगा, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली आदि की छावनियों में सैनिक विद्रोह प्रारंभ हो चुका है। लगता है झांसी भी रंग दिखाए बिना न रहेगी। और झांसी के क्रांतिकारी भी इसके लिए तैयार थे और इसलिए वो किले को प्राप्त करना चाहते थे और उन्होंने किले को घेर लिया। रानी समझ गई थी कि अब किले से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकता। इसलिए रानी ने किले के अंदर जाकर अंग्रेज अधिकारियों को कहा कि आप जो है शांतिपूर्वक किले से बाहर निकल जाए। लेकिन वो नहीं निकले और एक रात को वहाँ के झांसी के क्रांतिकारियों ने किले पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके किले को जीत लिया और जीतने के बाद किला रानी को जो है उन्होंने सौंप दिया। रानी लक्ष्मीबाई जानती थी कि अंग्रेज इसका जो है बदला जरूर लेंगे। उसने रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राजध्वज के साथ साथ अंग्रेजों के झंडे को भी किले के ऊपर लगाया
और उसका असर इतना हुआ कि 1 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने झांसी की तरफ देखा भी नहीं, वो दूसरी ओर लगे रहे। लेकिन 1858 के अंदर उन्होंने झांसी को प्राप्त करने के लिए जनरल हुरोज को वहाँ भेजा। हुरोज बहुत ही कुशल एक सेना नायक था और वो झांसी को प्राप्त करने के लिए शाम दाम दंड भेद हद प्रकार के तरीकों को अपनाना जानता था, और इसलिए वो चाहता था कि किले पे अंग्रेजी झंडा लगा है, इसलिए हमला करने की बजाय झांसी की रानी खुद हमला करे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसलिए वो झांसी को तोहफा भेजता है और तोहफे में भेजता है हथकड़ियाँ। और हथकड़ी जब वहाँ पहुँचती है और कहा जाता है कि ये हुरोज की तरफ से रानी के लिए तोहफा है। रानी समझ जाती है कि हुरोज क्या चाहता है, इसलिए रानी उसके तोहफे को वापस कर देती है। और वापस करने के साथ साथ वो तात्या टोपे को ये संदेश पहुंचाती है कि मेरी रक्षा करने के लिए आई है। हुरोज ने 2 सप्ताह तक उस किले को पूरा घेराबंदी करके रखा। तात्या अपनी सेना लेकर आए और सेना लेके आए, और वो जानते थे कि इतनी बड़ी सेना से लड़ना तात्या टोपे के लिए संभव नहीं था। इसलिए तात्या टोपे चाहते थे कि मैं इधर से आक्रमण करूंगा और रानी उधर से आक्रमण करेगी, तो ये बीच में होने के कारण ये भाग खड़े होंगे। लेकिन तात्या टोपे की नीति को रानी शायद समझ नहीं पाई, और तात्या टोपे ने 3 बार आक्रमण किया, अपनी तोपें दागी, लेकिन किले से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। आखिर कमज़ोर होके तात्या को वापस लौटना पड़ा। अंग्रेज़ों ने, जनरल हुरोज ने किले पे आक्रमण प्रारंभ कर दिया और किले की दीवारें ढहने लगी। मोहम्मद गोश रानी का तोपची था, उसने उसका प्रत्युत्तर दिया, और प्रत्युत्तर देने के बाद अंग्रेज लगातार तोप बरसाए जा रहे थे, उसमें गोश खान शहीद हो गया। रानी के पास में किले से सुरक्षित निकलने के अलावा कोई मार्ग नहीं था, और इसलिए रात के अंधेरे में रानी कुछ सैनिकों को लेके, जिसमें महिला सैनिक भी थे और पुरुष सैनिक भी थे, वो निकले और मार काट करते हुए जनरल हुरोज की सेना से बाहर निकले गए। हुरोज समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, और रानी वहाँ से निकल के 102 मील की यात्रा करके कालपी पहुँची। लेकिन दुर्भाग्य कि रानी का विश्वस्त घोड़ा था, जो उनका प्रिय घोड़ा था, जो रानी को हर समय साथ में रखता था, उसका नाम था मारुत था, वो वीर गति को प्राप्त हुआ। और अपनी रानी को सुरक्षित पहुंचाने के बाद उसको लगा अब मैं इस पृथ्वी को छोड़ सकता हूं, और उसने अपनी शरीर को छोड़ दिया। रानी ने नाना तात्या के साथ मिलके आगे की योजना बनाई, और योजना बना के रानी ने तय किया कि ग्वालियर के सिंधियाओं ने मेरे साथ धोखा किया है, उनसे जाके बदला लेना पड़ेगा। इसलिए रानी ग्वालियर पे आक्रमण करने का विचार कर चुकी थी। तात्या टोपे जिनके बारे में मैंने कहा, वो पहले ही सब जगह संपर्क कर चुके थे। उन्होंने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों के माध्यम से ग्वालियर में जाके वहाँ किले को प्राप्त किया। महाजी सिंधिया भाग खड़े हुए। किले पे रानी लक्ष्मीबाई का कब्जा हो चुका था, और रानी लक्ष्मीबाई वहाँ खुशियाँ मनाने लगी। लेकिन खुशियाँ मनाने लगी वहाँ पे खुशियों के साथ साथ मिठाइयाँ ये सब चलने लगा। रानी को लेकिन इस काम के लिए नहीं थी। रानी ने तात्या को बुलाया कि हम इस काम के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हमें आगे का अभियान जारी रखना है। मैंने ये युद्ध इसलिए प्रारंभ नहीं किया है, आगे हमको अभियान के लिए निकलना चाहिए। उन्होंने मुरार के किले पे आक्रमण का विचार किया, और मुरार के किले पे आक्रमण करने के विचार से वो वहाँ से निकले। 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेज़ों की सेना से युद्ध हुआ, और अंग्रेज़ों की सेना से युद्ध हुआ। उस युद्ध की भीषणता किस प्रकार की थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस प्रकार से कहा है, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से वो युद्ध करते हुए एक नाला आया, उस नाले को रानी को पार करना था। रानी वहाँ से निकलना चाहती थी, और रानी वहाँ से निकलना चाहती थी कि
क्योंकि उसके पास सैनिक कम थे, इसलिए वो सुरक्षित निकलने के लिए नाले के पास गई, घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा नया था, वो अड़ गया। रानी ने दोबारा एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। रानी समझ गई थी कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती, इसलिए वो पुनः युद्ध करने लगी। एक सैनिक की तलवार रानी के सिर पे लगी और सिर पे लगने के कारण उनका माथा फट चुका था। उन्होंने माथे को बांध लिया था। उनकी कमर में एक गोली लगी थी और रानी घायल हो चुकी थी। रानी घायल होने के बाद अपने घोड़े से गिर गई। गिरने के बाद रानी के साथियों ने उनको जो है पास के एक मंदिर में, जहाँ एक संत रहते थे, वहाँ ले गए। और जब उन्होंने देखा कि ये वीरांगना है, रानी लक्ष्मीबाई है, उसने कहा मैं धन्य हूँ जो मुझे इस नारी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने गंगा जल लाके रानी के मुंह में डाला और जब गंगा जल डाला, रानी कुछ चेतन अवस्था में आई। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही थी। उन्होंने केवल इतना कहा, मेरा शरीर अंग्रेज छू ना पाए, और उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, ईश्वर धाम को चली गई। अब रानी की चिता बनानी थी, लकड़ी नहीं थी। संत जो बाबा थे, उन्होंने कहा मेरे पास लकड़ी नहीं है, लेकिन ये जो मेरी झोपड़ी है, इसी को रानी की चिता बना दी जाए। ऐसे उस वीरांगना ने अपने शरीर को छोड़ दिया। एक जो है स्वतंत्रता उस युद्ध के जो प्रमुख व्यक्ति थे, जनरल हुरोज, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक थी। हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा में क्या क्या नहीं लिखा है। कैप्टन केलेमन वोकर हैनिस ने लिखा है, हमारा विरोध खत्म हो चुका था, सिर्फ कुछ सैनिक ही से घिरी और हथियारों से लैस एक महिला सैनिकों में जान फूंकने की कोशिश कर रही थी। बार बार इशारों और तेज आवाज़ से हार रहे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं पड़ रहा था। हमारे एक सैनिक की कटार की तेज धार से उनके सिर पर चोट लगी। कुछ ही मिनटों में हमने उस पर काबू पा लिया। बाद में पता चला वो महिला और कोई नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की वो वीरांगना थी, जिन्होंने 1857 की क्रांति की प्रमुख वीरांगनाओं में उसको गिना जाता है। उनके बारे में कहा गया है, रानी गई सिदार चिता पर, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। 18वीं शताब्दी के अंदर जहाँ अंग्रेजों में महिलाओं को पशुवत रखा जाता था, उस समय भारतीय महिलाओं ने हर प्रकार के, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो वैध हो, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे वो वीरांगना हो, चाहे वो सतीत्व हो, हर प्रकार के बलिदान देने के लिए यहाँ की नारियों ने दुनिया की नारियों के लिए प्रेरणा दी है। और उसमें माता लक्ष्मीबाई तो उसी माँ भवानी के रूप का अनुवर्तन करती प्रतीत होती है। ऐसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को हम 18 जून को याद करते हुए, उनको हृदय से नमन करते हुए, उनके विषय में कुछ आप सब लोगों के सामने मैंने रखा है। धन्यवाद।